हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे थे DSSB TGT नेचुरल साइंस के सॉल्यूशन को। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट गिवन है और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है कि विच वन इज़ इनकरेक्ट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट्स गोज टू जॉन डॉबनियर। यहाँ पर ये बोला है कि जो क्लासीफाइंग हम कर रहे थे एलिमेंट्स का, पीरियोडिक टेबल में जो हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है, उसका जो मेन क्रेडिट होता है वो किसे जाता है, डॉबनियर को जाता है। तो देखो, डॉबनियर ने ट्राइड्स के बारे में बताया था। डॉबनियर ने कौन सा लॉ दिया था, ट्राइड्स लॉ दिया था, जिसमें हम क्या देखते थे कि तीन एलिमेंट्स होते थे, लाइक फॉर एग्जांपल ABC, और जो दो एलिमेंट्स थे यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट था, उनका जो एवरेज सम आता है, उनके मास का जो मीन आता है वो किसके इक्वल होता है, मिड वाले यानी कि बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होता है। तो ये किसने बताया था, डॉबनियर ने बताया था। बट जो मेन क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, उसका जो क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है भाई, मैंडलीव को जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको रॉन्ग दी हुई है, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब हम सेकंड देखते हैं। द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स वाज क्रिएटेड थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties। ये बताया है कि जब हमने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को धीरे धीरे स्टडी करना स्टार्ट किया था, तो जो भी पीरियोडिक टेबल की अर्ली डेवलपमेंट थी वो किसके बेसिस पे थी, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास थी। और साथ में ही हम क्या देखते थे, प्रॉपर्टीज़ देखते थे, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को क्या करते थे, अरेंज करते थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आपको दिया हुआ है कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी अर्ली डेवलपमेंट में हम देखते थे वो कौन सी प्रॉपर्टी को देखते थे, एटॉमिक मास। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास ना होकर क्या है भाई, एटॉमिक नंबर है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही पूछा था कि क्या है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा भाई, ओनली ऑप्शन 1। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लाइक हेलोजन्स डैश ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हेलोजन्स की तरह ही कौन सा एटम यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। देखो ये लिखा हुआ है डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइन विद, वो मेटल के साथ भी कंबाइन करते हैं और नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके कैसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं अभी, वो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो देखो जस्ट लाइक हेलोजन बोला है। अब हेलोजन आपको पता ही है, हेलोजन कौन से होते हैं अभी, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता ही है इनके वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। यानी कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कन्फिग्रेशन लेने के लिए, बनाने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भाई, नीड होती है। और इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो एक एटम का ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा फ्लोरीन है और यहाँ पर इसके भी ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने वैलेंस वाले ड्रॉ कर दिए। तो अब ये क्या करता है, यहाँ पर ये शेयरिंग करता है, ऐसे इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये यहाँ पर ऐसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके क्या करता है, एक कोवलेंट कंपाउंड मतलब कोवलेंट बॉन्ड को बना लेता है। तो इस तरह से डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हेलोजन एग्जिस्ट करते हैं। सेम ऐसे ही आपको इन चारों एलिमेंट्स में से, जो आपको यहाँ पर चारों एटम्स दिए हुए, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो देखो ये सब क्या करते हैं भाई, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि खुद के साथ डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। O2 भी होता है, N2 भी होता है, बट C2 हम नहीं देखते हैं, और हाइड्रोजन H2 भी देखते हैं। बट देखो O2 में जब आप देखते हो तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, यहाँ पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो अपना ऑक्टेट ही किस तरह से कंप्लीट करता है, ऐसे। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। बट हेलोजन में क्या बना है, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है इसने, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। बट O2 में क्या होता है, दो मतलब बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ऐसे देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। अगर यहाँ पर दोनों एटम के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये डायटोमिक की तरह एग्जिस्ट तो करता है, बट ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म करता है, ये इस तरह से।
तो यहाँ पर देखो इसमें कितने बॉन्ड आ गए, 3 आ गए। तो अब यहाँ पर ये डायटोमिक की फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट नॉट लाइक हेलोजन। मतलब हेलोजन में तो क्या हो रहा था, एक ही बॉन्ड बन रहा था। अब H2 को देखो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और इसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही हो गया, 1 ही हो गया। अब आपको पता है जब हाइड्रोजन का केस होता है तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से अपना क्या कंप्लीट करता है भाई, डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और ये ऐसे। तो यहाँ पर देखो ये बन गया बॉन्ड। और अगर हम वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, देखो 1 ही है। और इन केस ऑफ हेलोजन भी क्या रहती है, वैलेंसी 1 ही रहती है। तो इसका मतलब क्या है, हेलोजन की तरह ही जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो कौन एग्जिस्ट करता है भाई, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। और जो हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और नॉन मेटल के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन डैश एसिड्स। यहाँ पर देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि जो सोप्स होती हैं, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन होती है, बट किसकी होती है, हाइड्रोक्लोरिक की, बोरिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्ट और डिटर्जेंट के बारे में कि वो किसके सॉल्ट होते हैं या फिर किसके कौन से एसिड्स की चेन होती है। तो आपको ये ऑप्शन में ऐसे या तो फिर फैटी एसिड्स मिल सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी देखो, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सोप्स और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स है और वो किसके बने होते हैं अभी, सोडियम या फिर पोटाशियम के सॉल्ट होते हैं, फैटी एसिड्स। अब ये फैटी एसिड्स अभी मैंने आपको बताया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। और ये कैसे बनते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, यानी कि फैट का हाइड्रोलिसिस के बाद बनते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अभी, सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जिस प्रोसेस से सोप फॉर्म की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, वो प्रोसेस कौन सा होता है अभी, सपोनिफिकेशन होता है। अब ये जो सोप्स होते हैं, अगर इनका आप केमिकल फॉर्मूला देखते हो तो इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, फिलिक मतलब क्या, लविंग, तो यानी कि वाटर लविंग। तो जो वाटर लविंग स्पीशीज़ होती है वो क्या होता है, हेड पार्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं, पोलर कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट होता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो इसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हो। ऐसे ही इसमें सेकंड पार्ट भी होता है इसका, ये 2 पार्ट होते हैं सोप में। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया, यानी कि वाटर रिपेलेंट या फिर आप बोल सकते हो वाटर हेटिंग। तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये कौन सा पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है। नॉन पोलर पार्ट जो होता है वो क्या होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका सोप का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट बनेगा वो ये बनेगा क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट बनेगा वो क्या है, ये कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। देखो क्या दिया हुआ है कि डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर एंड डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन। उसने बोला है कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, यानी कि सोप इंटरेक्ट करती है वाटर के साथ। तो ये कब इंटरेक्ट करता है भाई, जब वो हाइड्रोफिलिक होता है तभी वो इंटरेक्शन करेगा। अभी पीछे ही एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर 2 पार्ट बनते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक जो कि क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, और दूसरा पोलर पार्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट जो कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो यहाँ पर सोप इंटरेक्ट विद वाटर, तो इंटरेक्ट तो कौन करता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट करता है। तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में तो क्या आएगा भी, हाइड्रोफिलिक आएगा। क्या आएगा भी, हाइड्रोफिलिक आएगा। अब देखो हाइड्रोफिलिक आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहाँ पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, बाकी तीनों में आपको फर्स्ट वाले फिलअप के लिए क्या गिवन है भी, देखो हाइड्रोफोबिक। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और सेकंड फिलअप के लिए देखो आपको क्या गिवन है, प्रॉपर्टी इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो वो कैसा नेचर शो करता है, हाइड्रोफोबिक। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड्स के और किसके भाई, अमोनियम सॉल्ट्स के, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के साथ वो क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स होते हैं, पीवीसी होते हैं या फिर मिसल्स होते हैं। तो मिसल फॉर्मेशन देखो जो होती है वो सोप का जब हम क्लीनिंग एक्शन देखते हैं तो वहाँ पर होती है। पीवीसी क्या होता है अभी, एक पॉलीमर है। सोप अभी हमने देखा क्या होते हैं, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर आप फैटी एसिड्स बोल सकते हो।
बट यहाँ पर उसने क्या बोला है, सोडियम सोल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स या फिर अमोनियम सोल्ट्स बोला है साथ में। तो ये क्या होते हैं भाई, डिटर्जेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर देखो फिर से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट गिवन है और आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट वन इज कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जिसके पास वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो। अब आपको यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है कि क्या ये टेट्रावेलेंट है या फिर नहीं है। तो देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है अभी, 6 होता है। अगर आप KLMN के अकॉर्डिंग इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हो तो यहाँ पर क्या होती है भाई 2 और यहाँ पर क्या आता है 4 आता है। तो अब देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो इट मीन्स ये क्या है भी, टेट्रावेलेंट है बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम सेकंड चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव वीक बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है इस स्टेटमेंट में, कि कोई भी जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है उसमें आपस में वो जो बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि शेयरिंग करके जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, वो बॉन्ड्स वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनाते हैं, यानी कि आपस में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो यहाँ पर बताया कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पर कोवलेंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, CH4 दैट इज़ मीथेन। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अभी आपने देखा हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1। तो इस तरह से हाइड्रोजन ये क्या करता है भाई, 4 हाइड्रोजन होते हैं और ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है। तो कार्बन का ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो चारों हाइड्रोजन के डुप्लेट इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये बोला है, आपसे ये पूछा है कि वो करेक्ट है या फिर नहीं है, कि जो यहाँ पर ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ये कैसे नेचर के होते हैं, वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर यही CH4 मॉलिक्यूल किसी दूसरे CH4 मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। यानी कि आपस में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये वीक बताया है उसने, और जो एक मिथेन मॉलिक्यूल दूसरे मिथेन मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी डेट इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा स्टेटमेंट में बोला है। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल रॉन्ग दी हुई है। देखो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होती है इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि इंटरमोलिकुलर का क्या मतलब होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन शो कर रहा है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन। तो ये वाली क्या होती है भी, वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कैसी होती है, वीक होती है। और जो यहाँ पर आप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब एटम्स बॉन्ड शेयर करके इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाली जो इंट्रैक्शन होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू इंटर इंट्रैक्शन। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दी हुई है भाई, रॉन्ग दी हुई है। आंसर में क्या पूछा था उसने, करेक्ट। तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कंक्लूडेड बाय रदरफोर्ड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, इससे आप लास्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना जो 2021 में ही हुए फीमेल शिफ्ट के, जो हमने डिस्कस किए हैं, उन तीनों शिफ्ट में रदरफोर्ड मॉडल से एक क्वेश्चन आया हुआ है और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दी हुई है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि कौन सा रदरफोर्ड का कंक्लूजन नहीं था। तो फर्स्ट दिया हुआ आपको कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो ये तो उसका कंक्लूजन था, रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उन्होंने ये वाला कंक्लूड किया था, ठीक है, रदरफोर्ड का कंक्लूजन है ये। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, उसने बोला है जो कंक्लूजन नहीं है। सेकंड आपको दिया हुआ है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमने क्या देखा था कि जो भी मास है और जो उसका चार्ज है वो कहाँ पे कंसंट्रेट करता है, स्मॉल एरिया में, और ये जो वॉल्यूम है, स्मॉल जो पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी कंक्लूजन था रदरफोर्ड का। थर्ड है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी, कि ज़्यादातर जो स्पेस है एटम का वो क्या रहता है अभी, एम्प्टी है। तो ये भी रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया था। तो यानी कि तीनों फर्स्ट जो हैं वो तो रदरफोर्ड के कंक्लूजन है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द एटम इज़ इनडिविजिबल एंड इनडिस
इंडिस्ट्रक्टिबल। तो यही वाला स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिया हुआ है, ये रदरफोर्ड ने कंक्लूड नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर 4। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि एटम क्या होते हैं, इंडिविजिबल है, यानी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसके कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये रदरफोर्ड के मॉडल का कंक्लूजन नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ गया भी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। यहाँ पर देखो आपको एक पोस्टुलेट दिया हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका पोस्टुलेट है। क्या बताया गया है, देखो वाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इस स्टेटमेंट में देखो क्या बोला है, ये बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट के अंदर डिस्क्रीट यानी कि अपने ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। तो ये किसने बताया था भी, नील बोर का पोस्टुलेट है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक इन 1932। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जे चैडविक ने 1932 में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रिनोज को। तो यहाँ पर जो जे चैडविक थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था भी, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया था भी, न्यूट्रॉन्स को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 3। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी भाई, जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी भाई, इसका क्रेडिट किसे जाता है, गोल्डस्टीन को जाता है। तो ये भी आपको डिस्कवरी याद रखनी है। न्यूट्रिनोज की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी भाई, राइन्स ने की थी। किसने की थी, राइन्स ने की थी। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल्स। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में या फिर आप बोल सकते हो शेल्स में, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा रूल यहाँ पर आपको रॉन्ग दिया हुआ है। फर्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल 1, 2, 3। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको किसी भी शेल के लिए, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है भाई, 2n²। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट शेल के अंदर ही क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं कि कितने होते हैं। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू को 1 पुट कर दोगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 होता है। तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2। तो इट मीन्स फर्स्ट शेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं। ऐसे ही देखो अगर आपके पास n की वैल्यू क्या है भाई, 2 है, यानी कि सेकंड शेल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डेट इज़ 2n², यानी कि 2 × में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 2 ज़ा 8। तो यानी कि सेकंड शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। अगर आपको किसी भी एनर्जी लेवल में किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने होते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2n²। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ये स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट दिया हुआ है कि किसी भी आउटर मोस्ट अगर ऑर्बिट की बात करते हैं हम, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने हो सकते हैं भी, 8 हो सकते हैं। ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं ना हम कि वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल। यहाँ पर क्या बताया गया, देखो कि इलेक्ट्रॉन को हम शेल में जब तक फिल नहीं करते जब तक कि उसके अंदर वाले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप KLMN के अकॉर्डिंग क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने K में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन सा शेल होता है, K होता है, इसके बाद क्या आता है, L आता है, फिर थर्ड शेल होती है M, एंड देन कौन सा होता है, फोर्थ शेल होता है N। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आपने K शेल को वैकेंट छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया और डायरेक्ट L शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने लग गए। और देखो इसे अगर आप वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो KLMN के बेसिस पे है। अगर हम ऐसे 1s 2s वाली फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो भी आप क्या करते हो, जब तक इनर शेल के इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते तब तक आप आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको क्या दिया हुआ है, भी करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट सेल। ये देखो भाई सेल नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, शेल होगा। बिफोर द इनर शेल्स आर फिल इन केसेस ऑफ गैसेज। यहाँ पर देखो बोला है कि गैस के केस में हम क्या करते हैं कि पहले आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने से। तो देखो ये स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दी हुई है।
हम पहले चाहे गैस हो चाहे कोई दूसरा एटम हो, कोई सा भी एटम हो, ठीक है, हम सभी के लिए क्या करते हैं, पहले इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दी हुई है कि आपको क्या करना होता है, पहले इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है, उसके बाद आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपको कैसी दी हुई है भाई, रॉन्ग दी हुई है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, आउटर में करते हैं, उसके बाद इनर में करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, रॉन्ग है, उसने इनकरेक्ट ही पूछा था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, यहाँ पर देखो आपको एल्यूमिनियम का मास पता करना है। तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम मेटल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है अभी, 13 होता है, और जो इसका मास नंबर होता है 27 होता है। तो देखो जब आप ऑप्शंस को देखोगे इस क्वेश्चन में, तो चारों ही ऑप्शन में आपको इसका मास कितना गिवन है, 27 यू गिवन है। इसका मतलब ये वो आपसे नहीं पूछना चाह रहा, क्या पूछना चाहता है वो क्वेश्चन में कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स कितने हैं। तो देखो आपको पता ही है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 13 है, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं भाई, यहाँ पर 13 है। तो यानी कि यहाँ पर 13 प्रोटॉन्स देख लो आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही क्या इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनाया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यहाँ पर 12 है, ये गलत है, इसमें 14 है, ये भी रॉन्ग है, इसमें 11 है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन में आपको 13 दिया हुआ है, तो यही क्या है, करेक्ट है। अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी, मास नंबर में से आप क्या कर सकते हो, मास नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो कि यहाँ पर इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो मास नंबर कितना है अभी आपके पास, यहाँ पर 27 है, प्रोटॉन अभी आपने देखे कितने हैं, अभी यहाँ पर 13 है। तो जब ये आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14। तो इट मीन्स यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हो गए अभी, 14। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि आपके पास एक सैंपल है, ठीक है, 50 ग्राम उसमें कॉमन सॉल्ट लिया आपने और किस में मिक्स कर दिया आपने, 300 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन के लिए, जो सॉल्यूशन बनेगा इसके लिए आपको मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखो मास बाय मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो भी वेट आपको दिया हुआ है, यानी कि जो आप डिज़ोल्व कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है भाई, यहाँ पर ये 50 ग्राम है, तो यानी कि वेट और अपॉन में टोटल वेट। तो बेसिकली जो डिज़ोल्व कर रहे हो वो वाला वेट, और आपको क्या करना है, अपॉन में टोटल वेट लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ पर वेट कितना गिवन है अभी आपको, 50 ग्राम, और जो टोटल वेट है किस में डिज़ोल्व कर रहे हो आप, 300 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ये 300 ग्राम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 3, और 50 डिवाइड बाय आप ये जब 3 करोगे तो ये आपके पास 14 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3, 14.28%। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।